अन्ना हजारे पर अब हर पार्टी ये कह रही है कि हम उनके साथ हैं। सरकार भी श्रेय लेना चाह रही है, तो विपक्ष भी ये दिखा रहा है कि ये तो मुद्दा शुरू से उन्हीं का था। अरुण जेटली साहब हमारे साथ हैं। जेटली साहब, स्वागत है आपका। अब नरेंद्र मोदी जी ने भी चिट्ठी लिख दी, धन्यवाद दे दिया अन्ना हजारे को कि उन्होंने तारीफ की उनकी, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि खुद तो लोक आयुक्त रखा नहीं 7 साल से, आज अन्ना हजारे पे आप भी पिगी बैग राइड कर रहे हैं। देखिए, ना तो हम किसी पे पिगी बैग राइड कर रहे हैं और न जो आपने ये भूमिका बनाई उसकी हमारे ऊपर लागू होती है। आपको क्या इस बात का कल्पना है कि गुजरात का जो कानून है उसमें विपक्ष, चीफ जस्टिस दोनों को कंसल्ट करने के बाद दिया जाता है। गुजरात में एक रिकमेंडेशन गई और महीनों महीने तक राज्यपाल के पास पड़ी रही, उन्होंने नोटिफाई नहीं किया। उसके पश्चात पिछली 3 मीटिंग जो हुई हैं लोकपाल की नियुक्ति की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसमें मौजूद नहीं रहता, क्योंकि कोरम नहीं बनता, तो इसलिए राज्यपाल उसको मंजूरी नहीं देते और राज्यपाल जी भी केंद्र से ही जाते हैं और फिर कहना देखिए इन्होंने बनाया नहीं, और वहां विपक्ष के नेता कांग्रेस के हैं और राज्यपाल भी केंद्र ही नियुक्त करता है। तो मैं चाहूंगा कि गुजरात तो चाहता है, एक बार रिकमेंडेशन भी दे चुका है, और अगर नेता प्रतिपक्ष वहां चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लोकपाल बने, तो अगली मीटिंग में आ जाएं, जो उनकी प्रतीक्षा में एक बार फिर बुलाई जाएगी, तो रिकमेंडेशन हो जाएगी। और इधर यही बात प्रणब मुखर्जी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी अगर इतना सपोर्ट कर रही है तो पार्लियामेंट में भी सपोर्ट कर दे। तो देखिए, उनका कानून क्या बनता है, किस प्रकार का बनता है। हम चाहते हैं कि लोकपाल की संस्था बने, जिसको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ओम्बुड्समैन कहते हैं। इस देश में आज उसकी आवश्यकता है, नहीं तो राजनीति की और संसदीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता के ऊपर एक असर पड़ता है। लेकिन वो इफेक्टिव होनी चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। जिस प्रकार से ये सीवीसी की और अन्य ऐसी बॉडीज की नियुक्ति केंद्र करता रहा है, वैसी नहीं। जिस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग करता रहा है, दिखावे के लिए तो स्वायत्त संस्था है लेकिन दुरुपयोग हो जाए, वैसी नहीं। केवल ऐसी संस्था ना हो जो कांग्रेस और यूपीए को बचाने का काम और प्रतिपक्ष को फंसाने का काम करे, जो सीबीआई करती है। इसलिए एक अच्छा बिल आता है और अच्छा बिल आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से बने, निश्चित रूप से हम लोग लोकपाल हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और एक निष्पक्ष और विश्वसनीयता वाला लोकपाल हो। तो आपने क्यों नहीं बनाया एनडीए सरकार में? देखिए, इसकी चर्चा चलती रही है। हर कानून को बनाने के लिए एक विवाद होता है, उसका कल्मिनेशन होता है। क्या कारण है कि इस प्रकार का आंदोलन हमारी सरकार में नहीं हुआ? क्योंकि इस प्रकार से हमने कभी कवर अप नहीं किया था जो अब हो रहा है। इस प्रकार की भ्रष्टाचार की घटनाएं, इसकी कल्पना नहीं थी, और पब्लिक मूड भी जो बना कि इनफ इज इनफ, वो उस वक्त नहीं था, और इसलिए कंसल्टेशन प्रोसेस में अच्छा होता बन जाता। मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं, मैं उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता हूं, लेकिन आज जब पानी यहां तक पहुंच गया और जनता का आक्रोश सामने आ गया, मुझे लगता है कि इट इज एन आइडिया हुज टाइम हैज सर्टेनली कम। ये आपने कहा ना, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ लोगों को इसलिए भी लगता रहा, मैं जंतर मंतर पे भी मौजूद था, कि सब तरफ के तो ट्राई कर लिए, विपक्ष भी ट्राई कर लिया, बीजेपी भी ट्राई कर ली, कांग्रेस भी ट्राई कर ली, सब एक जैसे निकले। मैं नहीं मानता हूं। कोई आपको बिहार सरकार के बारे में तो नहीं कहता कि इनफ इज इनफ, कोई गुजरात की सरकार के बारे में तो नहीं कहता, कर्नाटक के बारे में कहते हैं, कोई शिवराज सिंह चौहान के बारे में नहीं कहता, कोई बात से एक आध साल में कह भी सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये जो मूड बनाना, इस देश की जनता को ईमानदारी में स्वच्छता आए, विशेष रूप से उसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के से एक विशेष उम्मीद थी। विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं और ईमानदार आदमी की एक छवि थी, और आप कम से कम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। लेकिन आप अपना बहुमत साबित करने के लिए कैश फॉर वोट्स कर सकते हैं, आप सीबीआई का दुरुपयोग कर सकते हैं, आपके शासन में 2G की लूट हो जाए, आप फिर एक दागी व्यक्ति को सीवीसी बना सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस देश की जनता और हर स्तर की जनता, और जो सड़कों पर आए जंतर मंतर का आपने जिक्र किया, ये तो मिडिल क्लास लोग थे और ये सिंसियर प्रकार के लोग थे। ये कोई जो भीड़ समूह आ रहा था,
ये किसी राजनीतिक दल का या किसी मोटिवेशन का नहीं था। उनकी एक सहानुभूति थी इस विषय के लिए, कि आक्रोश भी था कि किसी प्रकार से भ्रष्टाचार को समाप्त करो। लेकिन सभी तरह के राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ थे वो, सभी के खिलाफ। देखिए, ऐसा है कि कई बार जब सिनिसिज्म आता है तो एंटी पॉलिटिशियन मूड बनता है, मैं मानता हूं ना, लेकिन उसमें आप सभी पॉलिटिशियन और पार्टीज को कह दो कि एक ही ब्रश में उनको पेंट करना, ये तो उचित नहीं होगा। 2G हमने तो किया नहीं है, CVC गलत आदमी, हमें तो सुषमा जी ने डिसेंट तक किया। हम लोगों पे आरोप लग रहा है कि आपने कैश फॉर वोट्स एक्सपोज क्यों किया। रिश्वत देना, कांग्रेस की तर्क क्या था संसद में सरकार का, MPs को ब्राइब करना गलत नहीं था, उसको एक्सपोज करने के लिए जो आपने कदम उठाए वो बहुत गलत थे। जब सरकार अहंकार में उस दिशा में चली जाए तो स्वाभाविक है आक्रोश होगा। नहीं, कर्नाटक है ना, कर्नाटक में आरोप लग रहे हैं येडियुरप्पा साहब पर, या पहले के टेलीकॉम घोटाले को ले लीजिए, सुखराम साहब की कुर्सी जाने में आप लोगों की अहम भूमिका रही, लेकिन फिर उनको आपने अपने साथ ही ले लिया। नहीं, देखिए, आप एक बात स्पष्ट कर लीजिए, हमने उनको कोई पद नहीं दिया, ना हिमाचल में दिया ना दिल्ली में दिया, ये स्पष्ट रहे। हाँ, लेकिन पब्लिक की नजरों में तो आप साथ में हो गए ना। साथ में नहीं थे, साथ में नहीं थे, केवल इतना था कि उनके दल के जो लोग चुनकर आए थे उन्होंने हमारी सरकार का समर्थन किया और फिर वापस भी ले लिया था। जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है, हम बार बार ये स्पष्ट कर चुके हैं, सारे मामलों के ऊपर जांच हो रही है, मामले कोर्ट में भी हैं, लोकायुक्त के सामने भी है, कोई ड्यू प्रोसेस तो आएगा ना। आपने कह दिया और इसलिए आरोप साबित हो गया, ये तो नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये गलत है, एजेंसीज उसको देख रही हैं, कोई फाइंडिंग आती है तो पार्टी निश्चित रूप से निर्णय लेगी। लेकिन केवल किसी कांग्रेस ने आरोप लगा दिया और इसलिए आप अपने मुख्यमंत्री को बदल दो, ये इतना सरल नहीं होता। लेकिन महाराष्ट्र में तो बदल दिया गया, वहां पर भी तो आरोप, वहां पर तो पूरी इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई थी और वहां पर तो चार्जशीट फाइल होने की नौबत आ गई। यहां पर भी आप बदलने की मांग कर रहे हैं शीला दीक्षित जी को। देखिए, यहां पर भी जो रिपोर्ट आ रही हैं शुगलू साहब की, 2G में जो रिपोर्ट आई CAG की, कोई आधार बनता है कि किसी जांच के बाद प्राइमा फेसी मटीरियल, केवल किसी विपक्ष ने आरोप लगा दिया और वो अपने आप में बदलने का कारण बन गया, ये इतना सरल नहीं होता। क्योंकि सुषमा जी से भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी अध्यक्ष जी ने देखा मामले को और वो नहीं समझते अभी कि, देखिए, मैंने आपको तर्क समझा दिया कि अगर कोई मामला जांच में है या किसी एजेंसी के पास है और वो अपनी फाइंडिंग देती है तो पार्टी निश्चित रूप से एक व्यू लेगी। लेकिन अगर मामले के ऊपर केवल आरोप और मेमोरेंडम के अलावा कुछ और तथ्य नहीं है और उस पर 2 व्यूज बने हुए हैं तो फिर बदलना इतना सरल नहीं होता। दुख की स्थिति नहीं है जेटली साहब कि सरकार को घेरने के लिए या भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने के लिए एक नॉन पॉलिटिकल मंच इतना सक्सेसफुल हो जाए विपक्ष के बजाय? देखिए, ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने हजारों कार्यक्रम देश में कर दिए हैं, पार्लियामेंट के पिछले 3 सत्र, और उसमें एक के बाद एक विषय भ्रष्टाचार को लेकर हम एक्सपोज करने में फोरफ्रंट में रहे हैं। ये दुख की बात नहीं है, जब हम 2008 में 2G कहते थे तो कोई मानने को तैयार नहीं था, 2009 में कोई मानने को तैयार नहीं था, ये तो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद लोगों को समझ आने लगा। जिसको आप दुख की बात कहते हैं, मैं उसको खुशी की बात कहता हूं कि कम से कम हमारे 3 साल के अभियान के बाद आम आदमी को ये कॉमनवेल्थ गेम, ये 2G, ये आदर्श, ये CVC, ये कैश फॉर वोट्स, ये सब समझ आने लगे हैं। और अगर आम आदमी इसमें खड़ा होता है, जो जयप्रकाश जी के आंदोलन में खड़ा हो गया था, बोफोर्स के टाइम पे खड़ा हो गया था, तो ये अपने आप में दुख की घड़ी नहीं है, ये अच्छी बात है। आप मानते हैं कि लोकपाल जिस तरह से मांग हो रही है अन्ना हजारे के मन से, ये जन लोकपाल, आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, इससे कुछ हो पाएगा? देखिए, मैं मानता हूं कि इस पे निश्चित रूप से 2 विचार हो सकते हैं कि किस प्रकार का कानून बने। अब सरकार की और उन एक्टिविस्ट की बातचीत आपस में होगी और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें से एक कॉमन एग्री ड्राफ्ट निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा तो मैं इसको चिंता का विषय मानूंगा। लेकिन अगर एक इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव लोकपाल होता है तो उसका डर भी चलता है। अगर उसमें से 5 या 10 आदमी पकड़े जाते हैं तो उसका 1000 और के ऊपर असर पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से और समाज की चिंता की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, जो राजनीतिक जीवन में, और इसमें कोई मैं एक पार्टी या एक सरकार के बारे में नहीं कह रहा, जिस प्रकार की गिरावट की चिंता लोगों को आई है, ऐसी संस्थाएं इस देश में बनाना अब आवश्यक हो गया है। विश्वास की जहां तक बात है ना, कि राजनीतिक पार्टियों में विश्वास जिस तरह से दिखा कि अब उतना नहीं रहा, या
जितना होना चाहिए। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपकी पार्टी का उतना बड़ा स्टेक तो नहीं है इन इलेक्शंस में, लेकिन जैसे अब बंगाल में आप गए तो ममता बनर्जी के बारे में आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनका उतना नहीं है। जब आपके साथ थी तब वो ठीक थी, आपके साथ थी तो वो मंत्री बन सकती थी, अब यूपीए के साथ है तो मंत्री नहीं बन सकती, इसलिए तो यकीन उड़ जाता है। मैंने ये नहीं कहा, वो हमारे साथ थी तब भी ऐसी थी, तो इसलिए आप वो नहीं बदली हैं। मंत्री तो आपने भी बनाया फिर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन उनकी राजनीति उस प्रकार की थी, और मंत्री इसलिए बनाया कि उनका समर्थन था हमें, और समर्थन ना होता तो शायद हमारी सरकार ना होती। तो इसलिए कभी वैक्यूम में तो देश नहीं चलता। यहाँ भी तो यही स्थिति तो है। कभी वैक्यूम में देश नहीं चलता। जब आप सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं देंगे और मतदाता छोटी छोटी पार्टियों को वोट देगा, रीजनल पार्टीज को देगा, जिसमें कोई मैं बुराई नहीं मानता, तो कोलिशन गवर्नमेंट्स होंगी। और इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट्स होंगी तो जैसा कहा जाता है उसमें आपको उनका साथ लेना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार के समय शायद उनका एटीट्यूड डिफरेंट था। मैं तो कई बार पॉजिटिव भी मानता था, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाता। चिंता इस बात की है कि कोलिशन हमने भी चलाई, लेकिन कोलिशन के नाम पर यह कहना कि भ्रष्टाचार होगा ही, इसको रोक नहीं सकते, ये अपने आप में स्वीकृत करने वाला तर्क नहीं है। ये ममता बनर्जी को आप नहीं मानते कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं या बनना चाहिए उनको? मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में वहाँ की वामपंथी सरकार के खिलाफ मूड है, और ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनने की संभावना तो निश्चित रूप से है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस देखिए, अगर बनती हैं तो निश्चित रूप से अनुभव भी आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उस कुर्सी का उनको अनुभव नहीं है, लेकिन राजनीति में एक स्थिरता लाने के लिए प्रशासन में एक विशेष प्रकार का राजनीतिक स्वभाव चाहिए होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर उनको पद मिलता है तो वो स्वभाव भी उनका हो जाए। और दूसरी तरफ जो उधर दक्षिण में इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पर डिबेट एक दूसरे लेवल पर पहुँच गई है। केरल के मुख्यमंत्री अमूल बेबी कह रहे हैं राहुल गांधी को। इस तरह की राजनीति को आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी वरिष्ठ राजनीतिक नेता पर आप इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे जैसे कि कांग्रेस के महामंत्री ने की, तो फिर ये तैयार रहना चाहिए कि दूसरी तरफ से भी प्रहार होगा। ये तो कोई कानून है नहीं, और ये कोई परंपरा भी नहीं है कि मैं अपने से 2.5 गुना उम्र के व्यक्ति पे कटाक्ष कर सकता हूं और वो उत्तर नहीं दे सकते। आप ये जो बताया जा रहा है कि दिशा जो है अब राजनीति की युवाओं की तरफ जा रही है, उसमें इस तरह का फ्रिक्शन होगा आगे? देखिए, ये कोई तर्क नहीं होता। राजनीति में अच्छे लोग आए, राजनीति में क्षमता वाले लोग आए, मेरिट पे आए, राजनीति में यूथ भी आए, लेकिन राजनीति में मेरिट बेस्ड यूथ आए। केवल सरनेम्स, परिवार और डायनेस्टीज का सहारा लेकर यूथ ना आए। मैं मानता हूं कि अभी तक जो परंपरा बढ़ रही है कि यूथ के नाम पर डायनेस्टीज को परपेचुएट किया जा रहा है, यूथ के नाम पर मेरिट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ये कुछ कम हो रहा है। चाहे वो आपके अलाइड पार्टीज ही हों। देखिए, कई ये अलग अलग राजनीतिक दलों में है, केंद्र में 1-2 पार्टियों में है, राज्यों में 1 पार्टियों के अंदर है। मैं केवल इतना कहूंगा कि इसमें वामपंथी दल और बीजेपी बाय एंड लार्ज इससे दूर रहे हैं। लेकिन एक परंपरा बनी है कि कुछ राजनीतिक दलों में तो दल का दल ही हेरिटेबल कमोडिटी बन गया है कि दल उस परिवार से बाहर नहीं जाएगा। दल की जो अध्यक्षपन है या उसकी मलकियत है वो एक परिवार के भीतर रहेगी। इसकी कल्पना कभी लोकतंत्र में नहीं थी, और इसकी सीरियसनेस में देखिए कि क्या हमारी डेमोक्रेसी डायनेस्टिक डेमोक्रेसी बन गई है, क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं। और यूथ के नाम पर हम इतना बड़ा अत्याचार लोकतंत्र के साथ कर दे कि उसको केवल वंशवाद का डायनेस्टी डेमोक्रेसी बना दे, मैं तो इस तर्क को कभी मानने को तैयार नहीं हूँ। मोदी साहब फिर लाइमलाइट में आ गए हैं, अन्ना हजारे ने उनकी तारीफ कर दी। इधर यूथ की बात हो रही है तो ये कहा जा रहा है 2014 में आडवाणी जी के चेहरे को लेकर आप लोग शायद ना जाएं। तो फिर अब जनता के मन में ये सवाल है कि बीजेपी ऑल्टरनेटिव अगर बन के आ रहा है भ्रष्टाचार के इतने बड़े मुद्दे पर, तो नरेंद्र मोदी या सुषमा स्वराज या अरुण जेटली, कौन होगा? देखिए, ये निर्णय अब टेलीविजन प्रोग्राम के दौरान तो तय होगा नहीं। हमारी पार्टियां जो वंशवाद पे नहीं चलती, जो वंशवाद पे चलती हैं उनका तो उस परिवार का सदस्य होगा। जो मेरिट पे चलती हैं, और बीजेपी एनडीए उस आधार पर चलती है। हमारे यहाँ आपको कई नाम मिल जाएंगे मुख्यमंत्रियों में, केंद्रीय नेताओं में, जिसको मैं कहूँ गैलेक्सी ऑफ नेम्स है। और आज मैं कई बार खुशी की बात मानता हूं कि जब हमारे मुख्यमंत्रियों की इस प्रकार से प्रशंसा होती है, अभी नीतीश कुमार जी की, नरेंद्र मोदी की, इन दोनों की प्रशंसा की गई। और हम लोग उन्हीं लोगों ने लेकिन रमन सिंह को कहा कि वो ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उनका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन रमन सिंह जी को बहुत सफल मुख्यमंत्री माना जा रहा है। आज वो माओवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जो चुनौती थी,
हो सकता है कि जो आंदोलन करता है या उनके समर्थक है, हमारा उनसे इस विषय में अलग दृष्टिकोण हो, लेकिन हम मानते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वो अच्छे कदम इसमें उठा रहे हैं। तो बड़ा सिलेक्टिव आप ले रहे हैं ना, उनके जो भी वो बोल रहे हैं उनमें नरेंद्र मोदी की जहां तारीफ कर दी वो आपके लिए अच्छा हो गया। मुझे आपके चैनल पे 2 कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो इसका ये मतलब नहीं मैं तीसरा बेकार कार्यक्रम को भी स्वीकार करूंगा। तो इसलिए जो उनके कार्यक्रमों को हम पसंद करते हैं तो हम उसके साथ एग्री करेंगे। हो सकता है उनके कुछ विषयों के साथ मैं डिसएग्री ना करूं। मैं शांति भूषण जी की बहुत प्रशंसा करता हूं इमरजेंसी में जिस प्रकार से लड़े, और मैं उनकी और भी प्रशंसा करता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि माओवाद के प्रति उनका जो रवैया है मैं उससे ना एग्री करूं। आपने शांति भूषण जी का नाम लिया, प्रशांत भूषण जी से उस दिन बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आप भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और राजनीति में हैं, उनका कहना था कि ये वकील जब राजनीति में आ जाते हैं तो जो उनके क्लाइंट रहे हैं और जो उनके क्लाइंट आगे रहने की उम्मीद होती है उनके प्रति उनकी पॉलिसीज पे बड़े सवाल हो जाते हैं। उनका कहना था कपिल सिब्बल को टेलीकॉम मंत्री नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनके क्लाइंट रह चुके हैं। देखिए, ये विवाद का विषय है, इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि वकील का एक प्रोफेशन होता है, उस प्रोफेशन को वो निभाता है, उसका इंटरेस्ट केस तक सीमित होता है। केस में कौन जीतेगा या कोई क्लाइंट की संपत्ति में तो वकील को कुछ मिलने वाला नहीं कि 5 साल बाद भी उसके साथ कोई सहानुभूति रखेगा। लेकिन बिजनेस मिलेगा ना, ऐसा आवश्यकता नहीं है। दूसरा तर्क ये है कि समाज में लोग मानते हैं, जो आपने तर्क दिया कि आपके आगे प्रैक्टिस बढ़ेगी। मैं जब नेता प्रतिपक्ष बना तो मेरे सामने यही उलझन थी। मैंने इसीलिए उसी दिन निर्णय ले लिया कि जिस दिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना, मैंने अपना प्रोफेशनल लाइसेंस सस्पेंड करवा दिया और अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, अपना ऑफिस बंद कर दिया। मुझे शायद कुछ लोग कहते हैं आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस विवाद में मैं उलझना नहीं चाहता था। लेकिन मैं मानता हूं कि जो लोग करते भी हैं प्रोफेशन, जैसे सिब्बल साहब अब मिनिस्टर है, बिल्कुल नहीं करते हैं। मतलब मैं उनसे मतभेद रखता हूं, हाँ। लेकिन जब वो मिनिस्टर है वो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन उनको लेकिन ये मानना कि वकीलों के पुराने क्लाइंट्स के साथ आपकी कोई प्रोफेशनल सहानुभूति होगी, मैं ये नहीं मानता। ऐसे उदाहरण भी हुए हैं कि आप एक केस में एक क्लाइंट के लिए अपीयर हो रहे हो, दूसरे केस में उसके खिलाफ अपीयर हो रहे हो। तो ये कोई वकील का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, उसका प्रोफेशनल इंटरेस्ट होता है, और मुझे लगता है इस पर इतना एक्सट्रीम व्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जेटली साहब से बात करने के लिए। अरुण जेटली बेबाकी से साफ साफ बात रखते हुए अन्ना हजारे आंदोलन पर, इस आंदोलन से जुड़े जो से उठे सवालों पर